लेकिन लोग बदलाव के नज़रिए से पब्लिक देख रही है, क्योंकि मंत्री पद पाने के बाद जनता जो उनसे अपेक्षा रखती थी उस अपेक्षा पे वो कसौटी पे खड़े नहीं उतरे। वही आईपा की मुहिम का हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद आईपा के लिए और आईपा के दर्शकों के लिए खास तौर से, और इस मुहिम का स्वागत करते हैं। ऐसे मुहिम के हम लोग समर्थन करते हैं। जी नमस्कार, मैं हूं वाराणसी से शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। इसके अंतर्गत बातें होती हैं प्रगतिशील राजनीति की और चर्चाएं करते कुछ खास महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। तो आज इसी कड़ी में मुलाकात कराते रविंद्र गिरी से, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं यहाँ से वाराणसी से, और जानते हैं कि इस समय राजनीति की जो हलचल जो है किस प्रकार से है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश की जो बातें की जाए तो पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक सेंटर पॉइंट वाराणसी है। विकास मॉडल कितना प्रभाव करेगा यहाँ पे वाराणसी समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश में राजनीति के क्षेत्र में, जानते हैं कि क्या सियासी हलचलें हैं। स्वागत है सर आपका आईपा में। अगर बातें की जाए सर तो किस प्रकार से, चूंकि वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, आपने बहुत से यहाँ पे उतार चढ़ाव देखे हैं, वाराणसी की दिशा दशा क्या तय करेगी यहाँ की राजनीति? वाराणसी की दिशा दशा तय करेगी, क्योंकि विकास की जो काम हुए हैं बनारस में, अद्भुत काम हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है। बनारस गलियों के शहर में एक अलग पहचान है। विश्वनाथ धाम कॉरिडोर जो बना है ये पूरे विश्व में एक अलग पहचान बनी हुई है। गंगा में साफ सफाई का विशेष अभियान चला हुआ है। गाँव में बिजली नहीं मिलती थी, बिजली मिल रही है। 20 से 22 घंटे गांव ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली मिल रही है। ये सरकार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आम जनता के लिए खुश है पब्लिक, विकास कार्य से खुश है, तो जाहिर तौर पे है कि पब्लिक जो है विकास से संतुष्ट है। बातें की जाए तो जिस तरीके से वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बातें की जाए, इसके साथ साथ बातें की जाए रिंग रोड है और इसका TFC सेंटर, ट्रेड फैसिलिटी सेंटर है, तो ये कहीं ना कहीं से विकास की बातें की जा रही है बीजेपी द्वारा, मगर विपक्ष द्वारा जो है बराबर चुटकी ली जा रही है। जैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर तमाम जो विपक्ष निशाने साध रहे हैं, इसके साथ साथ अगर बातें की जाए तो रिंग रोड को लेकर विपक्ष का निशाना साधा हुआ है। TFC को लेकर तो यहाँ तक बोल दिया गया, कांग्रेस के यही के कद्दावर नेता हैं अजय राय और उसके साथ साथ कई अन्य लोगों ने बोला कि केवल ये बीजेपी के लिए जो है मीटिंग का एक अड्डा बना हुआ है। जो भी मीटिंग वगैरह होती है अपने मीटिंग के लिए केवल इन्होंने अपना बैठकबाजी के लिए सेंटर पॉइंट बना रखा है। इससे कोई लाभ बुनकरों को नहीं मिल रहा है। क्या कहेंगे आप? TFC अच्छा है, बना है, बढ़िया बना है। TFC जो है आप उसकी उपयोग ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। TFC तो बहुत बेस्ट बना है। बनारस में एकदम अलग ही ढंग से उसका काम हुआ। आप देखिए TFC अलग दिखाई पड़ेगा बनारस में। ट्रेड फैसिलिटी सेंटर जैसा नाम है, बुनकरों के लिए वहाँ तमाम सुविधाएं मिल रही हैं। आप जाइए बुनकर से वहाँ पूछिए, बुनकरों को संतुष्ट हैं बुनकर वहाँ के। और बाकी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात है तो विश्वनाथ कॉरिडोर ये आज विश्वनाथ जी के मतलब मोदी जी ने एक इतिहास बनाया है, समझ लीजिए। विश्वनाथ कॉरिडोर बना करके मोदी जी ने इतिहास बनाया। आप सीधे गंगा स्नान करेंगे, गंगा जी से जल भर करके लोटा में ला के विश्वनाथ जी को चढ़ाएंगे, और दूर दराज से जो यात्री आते थे, इधर उधर भटकते थे, होटलों में रहना पड़ता था महंगे दर पे उनको, अब वहीं पे रहने की व्यवस्था हो गई उनको। इतनी सारी सुविधाएं मिल गई। एक छत के नीचे आपको प्रसाद जो एक बनारस पे लगा हुआ था, बनारस के पंडा जो है कि बहुत इधर उधर के 3-5 की बातें करते हैं, लेकिन अब उन सबसे धीरे धीरे आपको मुक्ति मिल रही है। तो ये सब तो मोदी जी का सराहनीय कार्य है, हम लोग सराहना करेंगे। गलियों का शहर रहा है वाराणसी, गंगा तहजीब की बातें की हैं। इसके साथ साथ हम बातें करेंगे यहाँ पे ताने बाने की शहर में बनारसी साड़ी जो है इंटरनेशनल ख्याति भी बना रही थी। आज उसके जो बुनकर जो है, जहाँ पे विपक्ष का कहना है कि बुनकरों की स्थिति बहुत बदहाल है, क्या कहेंगे, किस नजरिए से देखते हैं आप? बुनकरों की स्थिति देखिए, बदहाल तो थोड़ा बहुत जरूर व्यवसाय में कमी आई है। वो तो पूरे मतलब हिंदुस्तान में, चाहे सूरत की साड़ी आप ले लीजिए, जब सूरत की साड़ी भी कम है, बनारस की भी साड़ी कम है, फिर भी लोगों को रोजगार मिल रहा है। पिछले 2 सालों से जो कोविड का माहौल चला, कोविड में आर्थिक तंगी से सब लोग परेशान रहे, इसमें कोई दो राय नहीं था। लेकिन कोविड को लेकर के सरकार ने जो काम किया वो अत्यंत ही सराहनीय प्रशंसनीय। निःशुल्क सबको इतना बड़े मात्रा में जो है कि टीकाकरण हुआ, टीकाकरण की देन थी। ये इस वाली लहर में आपको मौतें बहुत कम हो रही हैं, गिनी चुनी मौतें हो रही हैं। नहीं तो इसके पहले आप देख लीजिए कितनी मौतें होती थी। कोविड में मामूली लोग मरे हैं, हम लोगों के पत्रकार साथी मर गए, कितने डॉक्टर्स मरे गए, कितने एक से एक जो है कि हम
मतलब हजारों की संख्या में लोग मरे। यहाँ तक कि घाटों पर जो है कि चिताएं रखने की जगह नहीं थी। हम लोग खुद उस समय समाज सेवा के रूप में भी लोगों से जुड़ते थे, मिलते थे, काम करते थे, एक दूसरे का सहयोग करते थे, लेकिन कोविड के लिए टेस्ट है ये। बनारस की 2 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे बहुत दिनों से बीजेपी का कब्जा रहा। एक तरफा कहें श्याम देवराय चौधरी सर दक्षिणी से 2017 में सीट नीलकंठ जी के पास जाती है, वो भी जीतते हैं यहाँ से। इसके साथ साथ बात की जाए कैंट विधानसभा, सौरभ श्रीवास्तव, इनके पिताजी भी विधायक थे, इनकी माताजी भी विधायक रही। इसके बाद सौरभ श्रीवास्तव 2017 में जीतते हैं, 2022 में फिर से इनको टिकट मिल जा रहा है इसमें। तो अगर बातें की जाए तो राजनीति के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो ये कितना प्रभाव डालेंगी इस बार 2022 में, या फिर लोग बदलाव चाहते हैं? नहीं, बदलाव तो देखिए, बदलाव तो होना भी चाहिए कुछ एक जगह, क्योंकि लोग प्रत्याशी संतुष्ट नहीं है। जो एक जगह जैसे आपने बताया ना, प्रत्याशी भले बीजेपी ने कर दिया, हम लोग भी जाते हैं, घूमते टहलते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, प्रत्याशी की कार्यशैली से लोग संतुष्ट नहीं है। और बीजेपी उनको घोषित कर दिया है, किस कारण से घोषित है बीजेपी जाने, लेकिन लोग बदलाव के नजरिए से पब्लिक देख रही है। क्या ये बीजेपी का ये अड़ियल रवैया माना जा सकता है? जब अगर जो टिकट दिया, हालांकि उनका इंटरनल मामला वो किसी को दें, उससे कोई इंटरफेयर नहीं, मगर जैसे जो चर्चाएं जो चल रही हैं कि बीजेपी लगातार एक ही परिवार में टिकट देती चली जा रही है, जैसे जो माहौल जो चल रहा है इस समय। इसके साथ साथ अगर बातें की जाए तो नीलकंठ को भी लेकर काफी जैसे एक विरोध की कुछ बातें लोग करते हैं, हालांकि इस पर हम विश्वास नहीं करते। आप किस नजरिए से देखते हैं इसको? नहीं, नीलकंठ को लेकर वाकई आपकी बात में दम है। नीलकंठ को लेकर के लोगों में काफी रोष भी है, ऐसा नहीं है, क्योंकि मंत्री पद पाने के बाद जनता जो उनसे अपेक्षा रखी थी, उस अपेक्षा पे वो कसौटी पे खड़े नहीं उतरे। लोग बहुत कुछ मतलब उनसे अपेक्षा रखते थे कि आएंगे हम लोगों के बीच में, तो यहाँ तक कि पहचानना भी उन्होंने बहुत लोगों से दूरी बना लिया था। ये सब तमाम कारणें हैं जो कि बीजेपी के लिए मेरे समझ से जो है कि वो सही साबित नहीं हुआ ये टिकट को लेकर के। और पार्टीवाद, ये परिवारवाद की बात कर रहे हैं, तो परिवारवाद भी नहीं चलना चाहिए बीजेपी में। परिवारवाद आप जैसे कह सकते हैं कि कैंट विधानसभा को लेकर के, सौरभ श्रीवास्तव को लेकर के, उनके पिताजी हुए, माताजी हुए, अब ये हुए, तो इससे पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहे। ये भाई और लोगों को मौका मिलना चाहिए। विधानसभा में और लोग काम कर रहे हैं, समाज सेवा के रूप में काम कर रहे हैं, किसी न किसी के रूप में। बीजेपी की पहचान इसीलिए है कि परिवारवाद की पार्टी नहीं है। क्या ये बीजेपी जानती है कि धर्म की राजनीति, जैसे जो विपक्ष का आरोप जैसे लगा, या काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, या फ्लाईओवर की बातें हैं, या रुद्रा सेंटर की बातें, तमाम जैसे विकास कार्य की जो बातें हैं, क्या ये बीजेपी जानती है कि किसी को भी हम टिकट अगर देंगे तो उसका सीधा लाभ हमें मिलेगा ही मिलेगा, जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं है? ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए। जनता के पास तमाम ऑप्शन है। जनता को आप संतुष्ट रखेंगे तभी जनता आपके साथ रहेगी। आपके जनप्रतिनिधि जनता को संतुष्ट रहेंगे, जनप्रतिनिधि जनता के बीच में जाएगी, तभी जनता जनप्रतिनिधि को चुनेगी। समझ लीजिए। तो आपको जनता का भी ख्याल रखना पड़ेगा। जनता के हिसाब से ही आपको, जनता के मन मिजाज को भाप करके आपको टिकट देना चाहिए। बातें की जाए तो यहाँ पे 2004 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं राजेश मिश्रा कांग्रेस से, उसके बाद 2009 में बीजेपी, फिर 2014 में मोदी जी आ जाते हैं यहाँ पे मुरली मनोहर जोशी जी के बाद, फिर 2019 में फिर पुनः यहीं से लड़ते हैं, भाग आजमाते हैं, सफलता मिलती है, देश की राजनीति में सक्रिय होते हैं, पीएम बन जाते हैं फिर से। तो अगर बातें की जाए तो राजेश मिश्रा जो है यहाँ पे वो भी पिछली बार चुनाव लड़े और यहाँ पे सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ। कुछ चंद कदमों की दूरी पे दोनों लोग जाते जाते जीतते जीतते हार गए यहाँ पे मोदी लहर में। क्या ये माना जा सकता है कि जो यहाँ कैंडिडेट जो लड़ेंगे उनका मुकाबला अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से होगा, अन्य पार्टियों का जो बीजेपी के कैंडिडेट से होगा, या फिर वो प्रधानमंत्री से सीधा चुनाव लड़ेंगे? प्रधानमंत्री से लड़ेंगे। प्रधानमंत्री जी ने यहाँ कार्य किया है, बनारस काशी को उन्होंने संवारा है, सजाया है, इसमें कोई दूर आना नहीं है। पब्लिक वोट देगी तो यहाँ जनप्रतिनिधियों के व्यवहार पे वोट नहीं देगी, प्रधानमंत्री जी के द्वारा कराए गए विकास कार्यों पर वोट देगी। बनारस की जनता अगर वोट देगी तो उनके द्वारा कराए गए विकास कार्यों से संतुष्ट होकर के उस पर वोट देगी। बाकी यहाँ के जनप्रतिनिधि तो जनता के बीच में नहीं गए,
उनको मालूम है कि मोदी के नाम पे हम पिछली बार भी जीते थे, इस बार भी हमारी नया पार लगेगी मोदी के नाम पर, यही है। तो ये जो जनप्रतिनिधि से संपर्क जो है, जनता सीधे मिलना चाहती है, अपनी समस्याओं को बताना चाहती है। जब ऐसे मामले में अगर फेलियर साबित होते हैं जनप्रतिनिधि, तो जनता आखिर करे तो करे क्या करे? आखिर धर्म की राजनीति पे जाए, मुहर लगाए, या मंदिर मस्जिद यहाँ पे जाके मुहर लगाए, या फिर विकास कार्यों पे जाके मुहर लगाए, या जनता अपनी समस्याओं को लेकर जाके करे? भाई काशी की जनता तो देखिए धार्मिक भावनाओं से जुड़ी रहती है। यहाँ तो धर्म का माहौल रहता है, चारों तरफ घंटा घड़ियाल अजान की आवाज़ आपको सुनाई पड़ती है। तो काशी की जनता पहले तो धार्मिक विचार से ताल्लुक़ रखती है, उसके बाद विकास के काम से। तो विकास भी है, धार्मिक भी है, तो इसलिए दोनों साथ में। आईपा की मुहिम है, हम लोग वरिष्ठ पत्रकारों के पास पहुंचते हैं, समाज सेविकों के पास पहुंचते हैं, राजनेताओं के पास पहुंचते हैं, तो हमारी इस मुहिम को आप क्या कहेंगे? आईपा की इस मुहिम को क्या कहेंगे आप? ये आईपा की मुहिम का हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद आईपा के लिए और आईपा के दर्शकों के लिए खास तौर से, और इस मुहिम का स्वागत करते हैं, ऐसे मुहिम का हम लोग समर्थन करते हैं। तो आप थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र जी, जिन्होंने बताया कि अलग अलग मुद्दों के साथ, अलग अलग बिंदुओं के साथ जो है जनता जनार्दन इस बार जाके मुहर लगाएगी और अपने मत का प्रयोग करेगी। वाराणसी से शैलेंद्र सिंह, आईपा।